शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ कर दो, मैं हक की ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूं। सिर्फ अपनी वालिदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बन गया हूं। उसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरे सुहाग हैं, मेरा नसीब है, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद इस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक महक ने इस्तकबाल किया। ये खुशबू इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना महसूस की थी। मैं हर जुमे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता दुआ मांगने के लिए और वहां से ही अपने ऑफिस चला जाता। एक अरसा हो गया था, मगर आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जो मुझे बेचैन कर रही थी। ये खुशबू किसी तरह से भी दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। बहरहाल मैं वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा तो उनसे चंद फासले पर ही एक नई कब्र बनी थी। ताजा फूल और चादर से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि 2 या 3 दिन पहले ही ये कब्र बनी है। वालिद साहब की कब्र से फारिग होकर जाते हुए उस कब्र पर दुआ मांगने के लिए रुक गया। दुआ के दौरान महसूस किया खुशबू उस कब्र से आ रही है। कंफर्म करने के लिए कब्र की मिट्टी मुट्ठी में भरी तो एकदम ठिठक गया। कब्र की मिट्टी ठंडी थी, जैसे नम हो, जबकि मिट्टी बिल्कुल खुश्क थी और कमाल हद तक ठंडी थी। बहरहाल मिट्टी को वहीं कब्र पर फेंक दिया और हाथ छाड़ने के बाद चल पड़ा। भाई की दुकान खोली, पहला गाहक आया, उसको सामान दिया तो उसने कहा, जमान भाई आज खुशबू तो बहुत कमाल की लगाई है। खुशबू? कौन सी खुशबू? तो उसने कहा, जमान भाई खुशबू आप लगाते हो और पूछते हमसे हो कौन सी खुशबू? बहुत भले मानस आदमी हो आप भी जमान भाई। ये कहते हुए वो चल पड़ा। मैंने जब अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। तमाम दिन मैं इस खुशबू को महसूस करता रहा। हाथ धोने के बावजूद भी मेरा हाथ मुअत्तर रहा। अगले दिन हफ्ते को भी मैं ना चाहते हुए कब्रिस्तान चला गया। वालिद साहब की कब्र पर दुआ करने के बाद उस कब्र पर दुआ की। किसकी कब्र है ये? कौन है जो इस कदर नेक है, जिसकी कब्र ठंडी और खुशबूदार है? ऐसा कौन? ये कहानी खावर और अक्सा की है। खावर बताते हैं कि मैं एक शहर में रहने वाला लड़का था और अक्सर अपनी छुट्टियां गुजारने अपनी फूफो के पास गांव जाता। जब मैं मैट्रिक के इम्तिहानात से फारिग हुआ तो छुट्टियां गुजारने गांव गया। मेरी फूफो के घर ही मेरी कजन और उसकी बेटी रहती थी। उसकी बेटी का नाम अक्सा था। मेरी फूफो अक्सा की नानी अम्मा लगती थी रिश्ते में। मैं जब वहां गया तो मैंने अक्सा को देखा, जो मुझसे तकरीबन 4 साल छोटी थी। वो इंतहाई भोली सी सूरत वाली खूबसूरत और नफीस लड़की थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन थी। अक्सा मेरा हर काम करती थी, मुझे खाना देती, पानी पिलाती, कभी कभी कपड़े धोकर देती, मेरे कपड़े इस्त्री करके देती। जब भी खाना लगता वो आकर मुझे खाना पेश करती। अब हम शहर के लड़कों को तो इस खिदमत की आदत नहीं थी, क्योंकि मेरे सारे काम तो मेरी अम्मी करती थी और ना मैंने पहले शहर में कभी किसी लड़की को ऐसे काम करता देखा था। हम नए नए जवान होते लड़कों को कोई इतनी अहमियत नहीं देता था और मैंने पहली बार अक्सर को ये सब करते देखा
کیونکہ آج تک میری امی کے علاوہ کسی عورت یا لڑکی نے میرے کام نہیں کیے تھے۔ یہ شاید گاؤں کا دستور تھا کہ وہاں کی چھوٹی سی لڑکیاں بھی اپنے گھر آئے مہمانوں کی بہت عزت کرتیں اور انہیں کھانا خود پیش کرتیں۔ اقصیٰ کو یہ سب کرتا دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میں دل میں خوش ہوتا کہ یار کتنی اچھی لڑکی ہے، ایک دم پرفیکٹ پیکج ہے، یعنی جو خوبیاں ایک شوہر اور ساس کو چاہیے ہوتی ہیں، سگڑ ہونے والی، وہ سب اس میں تھیں۔ اب میں دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ مجھے وائف میٹیریل کے طور پر لگنے لگی۔ اب اس زمانے میں اس کو اپنی وائف سوچنے لگا کہ یہ تو میری پرفیکٹ بیوی بن سکتی ہے۔ لیکن پھر کچھ دن بعد میں نے اپنے خیال کو جھٹکا اور سوچا کہ خاور وہ تو تم سے چھوٹی ہے، ایسا مت سوچو اس کے بارے میں۔ ہماری بات بھی نہیں ہوتی تھی ایک دوسرے سے، حالانکہ پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بھی مجھ سے بات نہ کرتی، بس جب کھانا دینا ہو یا کھانے کا پوچھنا ہو تو بس میرے ساتھ بات کر لیتی۔ وہ زیادہ تر اپنی نانی اماں یعنی میری پھپھو کے پاس ہی رہتی تھی۔ میں نے اسے ایک دن بولا، اقصیٰ اب میری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، کیا تم پھپھو کے فون سے میرے ساتھ کبھی کبھی بات کر لیا کرو گی؟